आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मार्सलेस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और सीईओ सौरभ मुखर्जी साहब। सौरभ सर से हमें दो खास बातों पर आज चर्चा करनी है। एक तो ये कि दुनिया भर में जो कुछ चल रहा है वो, और साथ ही साथ कल इलेक्शन के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और सौरभ सर तो बंगाल से ही हैं, उनके सरनेम से पता चल जाता है मुखर्जी हैं, तो उनसे उस पर भी बातचीत करेंगे। सौरभ सर, चॉइस आपकी, शुरुआत कहाँ से करें? पहले ईरान चले या पहले कोलकाता? आपका ईरान परेशान वाला वाला जो कविता है वो बहुत प्यारी लगती है, तो ईरान परेशान से शुरू करते हैं। बताए सर, ये परेशानियां फिर से 27 दिन बाद बढ़ती हुई दिख रही है। अच्छी खासी शांति चल रही थी, सब गोला बारूद अंदर रखे हुए थे, बाहर निकाले, फिर से चालू हो गए, दोनों ईरान भी और अमेरिका भी। क्या मतलब निकाले इसका? तो देखिए, अब साफ जाहिर हो गया है कि दोनों को, ईरान को और अमेरिका को, हॉर्मुज की कंट्रोल चाहिए। हॉर्मुज का कंट्रोल मतलब गल्फ का कंट्रोल, मतलब दुनिया के 20% क्रूड के कारोबार, गैस के कारोबार पे कंट्रोल। और ये इतनी बड़ी प्राइस है, इतना बड़ा ये लक्ष्य है दोनों देशों के लिए कि ये जल्द जल्द निपटने वाला नहीं है। और खासकर दोनों देश अब लड़ाई तो कर नहीं रहे, डे टू डे फाइटिंग तो रुक गई है, डे टू डे फाइटिंग रुक गई है। और इस प्रकार का एक काइंड ऑफ आर्म रेसलिंग, कश्मकश चलता रहेगा हॉर्मुज के कंट्रोल के लिए। हमारे लिए इंडिया में जो दिक्कत खड़ी होती है कि तेल और गैस की कमी और तेल के महंगे भाव मेरे ख्याल से कई महीने तक परसिस्ट करेंगे। आई थिंक 1.5-2 महीने पहले जब आप और मैं बहस कर रहे थे इस प्रोग्राम में, तो कुछ उम्मीद थी कि जल्द जल्द ये मामला निपटेगा। बट अब साफ जाहिर हो रहा है कि ये लंबा चलेगा। गैस की कमी तो, जो मुझे मिडिल ईस्ट के विशेषज्ञ बोल रहे हैं, गैस की कमी तो 2-3 साल चल सकती है। इवन इफ कल को अगर पीस शुरू भी हो गई, पूरा युद्ध खत्म हो गया, फिर भी गैस के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ईरान और कतार में, उनको रिपेयर करते 2-3 साल लग जाएंगे। और क्रूड के भाव मेरे ख्याल से चढ़े हुए रहेंगे, गिवन दैट हॉर्मुज के लिए जो कशमकश चल रही है वो जल्द खत्म नहीं होगी। उसका नतीजा इकोनॉमी पे दिखना शुरू होगा मेरे ख्याल से अगले 2-3 महीने में। लास्ट 1 साल में क्रूड के भाव 100% बढ़े हैं। अगर रुपीज़ में देखें, इंडियन रुपीज़ में देखें, क्रूड का भाव डबल हुआ है। एडिबल ऑयल का भाव 50-60% चढ़ गया लास्ट 6 महीने में। हर रोज़ देखते हैं कि रुपी कमज़ोर होती है डॉलर के अगेंस्ट। 1 साल में 10-11% रुपी टूट चुकी है। और अगर साथ ही साथ ये बरसात भी अगर कमज़ोर रही, तो मेरे ख्याल से सीपीआई इन्फ्लेशन डबल हो जाएगी अगले 6 महीने में। बेनाइन सिनारियो, मतलब ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो, मुझे लग रहा है कि सीपीआई इन्फ्लेशन 6 महीने में डबल हो सकती है। तो उसका असर तो पड़ेगा इंटरेस्ट रेट्स पे। तो काफ़ी गंभीर सिचुएशन बन जाती है जिस प्रकार से अमेरिका ने ये ब्लॉकेट कर दिया हॉर्मुज का। बिल्कुल यही बात है कि पहले हॉर्मुज़ ईरान ने बंद कर रखा था, फिर अमेरिका ने बंद कर रखा था, और अब दोनों ही बंद कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, और पूरी दुनिया हो रही परेशान। तो मामला गड़बड़ है। कच्चा तेल क्या लग रहा है सर, क्या ये 120-25 तक ही रुकेगा या और भी बड़ी रिस्क खुल रही है? कुछ हद तक अमेरिका के इंटरेस्ट में भी नहीं है कि कच्चा तेल बहुत ज़्यादा भाग जाए, बिकॉज उनके देश के ऊपर भी असर पड़ता है। बट दूसरे तरीके से अगर देखें अनिल जी, अमेरिका एक नेट एक्सपोर्टर बन गया है कच्चे तेल का। उसके पास अपना कच्चा तेल है, प्लस वेनेजुएला का तेल भी अमेरिका के कब्जे में है। तो 120 का भाव, 120 ब्रेंट क्रूड का भाव, अमेरिका को उतनी परेशानी नहीं होगी जितनी हमको होगी। तो अगर हम 100 से 120 मान के चले, फिर भी मुझे लगता है कि आरबीआई को इंटरेस्ट रेट्स बढ़ानी पड़ेगी। बरसात खत्म होते तक मेरे ख्याल से आरबीआई को इंटरेस्ट रेट बढ़ानी पड़ेगी। इवन अब 100 पे आ जाए क्रूड, 100 पे क्रूड बरकरार रहे, तो आरबीआई को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाएगी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी और रुपये की रक्षा करने के लिए भी। रुपी 100 की तरफ, जाहिर है कि रुपी 100 की तरफ भाग रहा है। और कहीं ना कहीं तो आरबीआई को एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि रुपी किस भाव में आरबीआई डिफेंड करेगा। सो $100 क्रूड पे भी मुझे लग रहा है रुपी 100 की तरफ दिवाली तक पहुंच जाएगा। $100 तक पहुंच सकता है दिवाली? दिवाली तक $100 सर संभाल पाएंगे? तो अब देखिए, इतनी सारी मुश्किलें, अब कौन से को संभाले, कौन से ना संभाले। जैसे बोल रहा था, क्रूड का भाव, गैस की शॉर्टेज, एडिबल ऑयल, इंडिया अपना 60%, 60 से 70% एडिबल ऑयल इंपोर्ट करता है। और एडिबल ऑयल के भाव दुनिया भर में बढ़ रहे हैं। तो वो 50-60% अगर आपका कुकिंग ऑयल का भाव चढ़ गया है, उसको संभालना पड़ेगा। उसी का असर, हमारी जो इन्फ्लेशन बास्केट है, इंडिया की इन्फ्लेशन बास्केट में करीबन 4% कुकिंग ऑयल की अहमियत है। और फिर जो सारी इंपोर्टेड सामान है, जिस लैपटॉप से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, जो मीडिया इक्विपमेंट आप और मैं इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारा इंपोर्टेड सामान है।
जाहिर है जब रुपये 10% गिरती है डॉलर के अगेंस्ट, ये सारा सामान महंगा होता है। सो महंगाई मेरे ख्याल से जिस तरीके से हमारी तरफ आ रही है अगले 6 महीने में, उस प्रकार का सर्ज इन इन्फ्लेशन लास्ट 10-15 साल में मुझे याद नहीं आ रहा है। इस प्रकार का मल्टी मल्टी फैसेटेड सर्ज इन इन्फ्लेशन, चारों तरफ से इन्फ्लेशनरी प्रोसेस। तो अभी तो एक प्रार्थना हम सबको करनी चाहिए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी चाहिए कि बरसात फेल ना हो इस साल। अगर बरसात भी फेल हो गई ऐसे माहौल में, तो और सिचुएशन संगीन बन जाती है इन्फ्लेशन के नज़रिए से। बात तो आपने एकदम सही कही कि मॉनसून भी अगर ढीला हो गया तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब आइए रिजल्ट्स जो आपके बंगाल के आए हैं उस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। सर, राय दो तरीके से देनी है आपको। एक तो बंगाली होने के नाते कि बंगाल में क्या हुआ है ये, और दूसरा मार्केट के वेटरन तो आप है ये, फिर बाजार के हिसाब से भी, दोनों हिसाब से बताइए सर, पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी है। तो देखिए, एक तरफ से आई थिंक बंगाल के लोग ने देखा बिहार में क्या हुआ है, यूपी में क्या हुआ है, और जिस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत यूपी और बिहार में हुई है, वो कहानी कहानी प्रचलित है। अभी सबको पता है कि किस प्रकार से नेशनल हाईवे का बनना, एयरपोर्ट का बनना, पूरा लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन संभालना, वो स्टोरी बिहार और यूपी की काफ़ी प्रचलित है, और उसका मेरे ख्याल से असर रहा इस इलेक्शन पे। मैं नॉट जस्ट शहर में उद्योगपति की बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जो गांव-गंज में जो साधारण व्यक्ति है उसको भी पता है कि लॉ एंड ऑर्डर और सड़कें होने का क्या फ़ायदा है। सो उसका साफ दिखा है कि वोटर्स के ऊपर उसका असर रहा। अब सवाल होता है कि जो उद्योगपति है बंगाल के, उन वो क्या रवैया अपनाएंगे नए सरकार के आने के बाद। अगर दिल्ली में बीजेपी सरकार डबल इंजन वाला व्यू लेती है कि सेंटर फंड्स देगी बंगाल को, सेंटर का पॉजिटिव रवैया रहेगा बंगाल के प्रति, जो लास्ट 10-15 साल दिखा नहीं था, अगर सेंटर का पॉजिटिव रवैया रहा, मेरे ख्याल से बंगाल में जो कंपनीज हैं उनका कैपेक्स बढ़ेगा। ज़मीन के भाव कुछ हद तक वेस्टर्न इंडिया के मुकाबले ज़मीन के भाव थोड़े कम हैं। पोर्ट्स की एक्सेस अच्छी है, लेबर कॉस्ट लो है। सो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, जैसे कि पूरा जो मछली का कारोबार है, फूल का कारोबार, शायद शायद आपके दर्शकों को पता होगा, बट इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री बंगाल के आसपास है। जेम्स एंड ज्वेलरी की कटिंग, मोस्ट इंडिया में जो मोस्ट जौहरी होते हैं, जो जो जेम्स को काटते हैं वो भी बंगाली होते हैं। तो काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज है जहाँ पे बंगाल आगे बढ़ सकता है। एंड वहाँ पे अगर अगर उद्योगपति बंगाल के कंस्ट्रक्टिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से आगे बढ़े, तो एक कैपेक्स साइकिल वहाँ पे दिख सकती है आने वाले वर्षों में। के तो ये बड़ा बदलाव हो सकता है। लेकिन मार्केट के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से, देश में पॉलिसी के लिहाज से कुछ बड़ा फ़र्क पड़ता है? तो देखिए, सबसे जो बड़ा चेस गेम चलेगा अभी, जो सबसे बड़ा चेस गेम चलेगा, वो होगा डिलिमिटेशन का चेस गेम होगा। क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बोलती है कि सेंसस के तुरंत बाद सरकार मजबूर है कि पार्लियामेंट में डिलिमिटेशन का मुद्दा टेबल करे। सो इसमें मुद्दा क्या है कि जिस प्रकार से पॉपुलेशन दिखाई जाएगी सेंसस में, उस प्रकार से लोकसभा सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो आज की डेट में आप और हम जो इलेक्शन में वोट देते हैं वो 1971 के सेंसस के तहत देते हैं। और उस जमाने में 1971 में साउथ इंडिया का करीबन 1/3, देश का 1/3 पॉपुलेशन साउथ इंडिया में था, और उस मुताबिक उनको लोकसभा में 1/3 सीट्स मिली साउथ के स्टेट्स को। अगर लेटेस्ट सेंसस में दिखता है कि साउथ का पॉपुलेशन शेयर 1/3 से गिर कर 1/4 हो गई है, तो डिलिमिटेशन के तहत साउथ इंडिया की लोकसभा में सीट शेयर उस मुताबिक घट जाएगी। इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए दोनों हाउसेज में। बंगाल के बंगाल के जीत के बाद मेरा जो गणित है वो सजेस्ट करता है आज से 1.5-2 साल में एनडीए को राज्यसभा में 2/3 मिल जाएगा। तो बंगाल, रिमेंबर, एक असेंबली इलेक्शन के बाद थोड़े दिन लगते हैं राज्यसभा में सीट कॉम्पोजिशन बदलने में। सो आज की डेट में बीजेपी, नए जो आपके एमपीज हैं राज्यसभा में, बीजेपी, अगर हम आपके एमपीज को इंक्लूड कर लें जो 6 या 7 एमपी ने जंप किया, तो 148 पे है। आज से 1.5-2 साल बाद आई थिंक हाई प्रोबेबिलिटी है बीजेपी के पास राज्यसभा में 2/3 हो जाएगा। अगर वैसा है तो डिलिमिटेशन वाला नया जो बिल आएगा आज से 1.5-2 साल बाद, उसमें पूरी संभावना है कि इंडिया का पूरा इलेक्टोरल मैप रिड्रॉ किया जाएगा।
और साउथ इंडिया की सीट शेयर घट के एक तिहाई से एक चौथाई हो जाएगी। हम जो आपके दर्शक हैं उनको हम श्योर समझ आ रहा है 2029 इलेक्शन में इसकी कितनी अहम भूमिका रहेगी। तो मुझे लगा कि येस्टरडे वाले जो रिजल्ट्स थे तमिलनाडु और बंगाल, उसका लॉन्गर टर्म इम्प्लीकेशन है। दिल्ली में पार्लियामेंट में बड़ा बदलाव और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आने की संभावना मेरे ख्याल से काफ़ी बढ़ जाती है। 70-80% मैं बोलूँगा प्रोबेबिलिटी है कि अगले लोकसभा इलेक्शन के पहले कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आ सकती है। बदलाव हो सकते हैं राजनीति के लिहाज से भी। अब आइए कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें जिन पर फोकस किया जाए। मार्केट के लिहाज से अब क्या आप ये मानते हैं कि नीचे से जिस तरह की रिकवरी हो गई, अब बहुत ही सेलेक्टिव मार्केट है, स्टॉक या सेक्टर स्पेसिफिक है, कैसे अप्रोच किया जाए इसे? तो देखिए, जो जो ईयर टू मार्च 26, राइट, FY 26 में सरकार ने जो अलग अलग प्रकार के स्टिमुलस डाले, जैसे कि आरबीआई ने रेट कट्स किए 125 बिप्स के, जीएसटी कट हुआ, इनकम टैक्स कट हुआ, उसका पूरा फायदा दिख रहा है मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स में। आई थिंक मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स आर द बेस्ट रिजल्ट्स फॉर 3 इयर्स, राइट। लास्ट 10, 12, 13 क्वार्टर में इस प्रकार के शानदार रिजल्ट दिखे नहीं है। तो रिजल्ट्स तो बिल्कुल करारे हैं मार्च क्वार्टर के। अब दिक्कत उसमें यही है कि मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स को लेके कितना आगे इसको एक्सट्रापोलेट करें, कितना आगे खींचे। और वहाँ पे हम जैसे लोगों को डर हो रहा है कि जिस प्रकार की महंगाई हमारी तरफ आ रही है, जिस प्रकार के रेट हाइक्स हमारी तरफ आ रहे हैं, जिस प्रकार की करेंसी कमजोरी हमारी तरफ आ रही है, उसको हम ज़्यादा अहमियत दें या मार्च क्वार्टर के करारे रिजल्ट्स को, शानदार रिजल्ट्स को ज़्यादा अहमियत दें। तो आई थिंक इस दोनों के बीच में कशमकश है। और मेरी जो सोच है कि विदेशी निवेशक मेरे ख्याल से आने वाले जो जो गाड़ी के विंडस्क्रीन से जो व्यू है, विदेशी निवेशक उसको ज़्यादा अहमियत देगा। एंड अगर वैसे देखें तो मुझे लग रहा है कि अभी भी मार्केट में जो वैल्यूएशंस हैं, जो निफ्टी 50 का फॉरवर्ड पी मल्टीपल ऑफ 20 है, वहाँ पे अभी भी मुझे लग रहा है डाउन साइड है। ये बात सही है कि स्मॉल एंड मिड कैप्स वैल्यूएशंस अफोर्डेबल हो गए हैं। जैसे मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में मैंने बोला था कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्मॉल एंड मिड कैप लेने का, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्मॉल एंड मिड कैप खरीदने का प्रयत्न कर रहे हैं। बट वहाँ पे भी हम लोग वैल्यूएशन पर कड़ी नज़र रख रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि मार्केट में और नेगेटिव झटके आने की संभावना काफ़ी हाई है। इन्फ्लेशन वाले झटके, आरबीआई के रेट हाइक वाले झटके आने की संभावना काफ़ी हाई लग रही है। बट अच्छी बात क्या है, खुशखबरी क्या है कि मार्च क्वार्टर के रिजल्ट सचमुच शानदार हैं। वो लेंडर्स की बात करें या कंज्यूमर ओरिएंटेड कंपनीज की बात करें, रिटेलर्स की बात करें, कैपिटल गुड्स कंपनीज की बात करें, अच्छा रिजल्ट सीजन। एंड जो 2026 FY 26 में जो सारा मेहनत सरकार ने किया, उसका फायदा मार्च क्वार्टर के रिजल्ट में दिख रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ऐसे में सर, अगर नया पैसा लगाना है तो कहाँ निवेश करने की राय है आपकी? तो जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम खुद खोज रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल्स में, या फार्मास्यूटिकल्स की जो सप्लाई चेन है, जो लोग एपीआई बनाते हैं, जो लोग इंटरमीडिएट्स बनाते हैं, वहाँ पे अगर कोई अच्छी स्टॉक मिल जाए। तो जैसे हाल ही में हमने नैटको फार्मा लिया, आई थिंक 2 महीने पहले हमने नैटको फार्मा लिया। अच्छी लगती है कंपनी, सस्ते में मिल रही थी। फिर दूसरा इलाका है ऑटो ऑटो एंसिलरीज में, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऑटो एंसिलरीज में अगर कोई अच्छी कंपनी मिल जाए, उसको खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ खरीद चुके हैं, कुछ खरीदने का सोच रहे हैं। ऑटो ओईएम्स में जिनके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रवैया है, जैसे आइशर मोटर्स, काफ़ी सालों से हमारे पोर्टफोलियो में आइशर मोटर्स है, काफ़ी सालों से एस्कॉर्ट्स है। ऑटो ओईएम्स की बात कर रहा हूँ। अगेन, दोनों का एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन अहम है। मेरे ख्याल से आने वाली कहानी, अगले इंडिया की अगले 10 साल की कहानी मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स के आसपास आधारित होगी, नॉट डोमेस्टिक कंजम्पशन। और फिर जो फाइनल इलाका है टेक्सटाइल्स, कपड़ों का उत्पादन, जहाँ पे हम हिस्टोरिकली बांग्लादेश से कहीं पीछे रहे हैं। बट उम्मीद है कि अगले साल जब यूरोप के साथ एफटीए आएगी, हमको बांग्लादेश के साथ बराबरी मिल जाएगी ड्यूटी पे। और जैसे जैसे करेंसी टूटेगी, हमारी कॉम्पिटिटिवनेस बांग्लादेश और वियतनाम के मुकाबले सुपीरियर बन जाएगी। तो कपड़ों के उत्पादन में भी जो अच्छे कंपनीज मिल रहे हैं, जैसे कि केपीआर मिल्स, वैसे हम खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज अगर 15-20 पी में मिलती है तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। 20-25 पी में मिलती है तो थोड़ा सा कम खुशी होती है, बट फिर भी थोड़ा बहुत ले लेते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे और सस्ते भाव मिलेंगे। जिस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट में सिचुएशन इवॉल्व हो रहा है, जिस प्रकार से हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, मुझे लग रहा है कि और सस्ते वैल्यूएशंस में आपके दर्शकों को
एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज मिलने का चांस है। मौका मिलेगा आपको आराम से खरीदारी करने का, ये कहना है सौरभ सरकार। जल्दबाजी और हड़बड़ी न करें, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है वो इस कच्चे तेल और युद्ध के चलते थोड़े कमज़ोर होते दिख रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और थैंक विस्तार यू। से समझाया कि बाजार के इस डायरेक्शन को आगे किस तरह से देखें।